हेलो एवरीवन, वेलकम। लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स जो कि सेविंग्स को अफेक्ट करते हैं और हम लोगों ने देखा कि वो सारे फैक्टर्स सेविंग को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। उन सारे फैक्टर्स को डिस्कस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो जो फैक्टर्स इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं हम उनको भी आज के क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है, जो कि कंजम्पशन हो गया, सेविंग्स हो गया और इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करने वाले जो जो फैक्टर्स होंगे हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब आगे हम लोग डिटर्मिनेशन देखेंगे इनकम और एम्प्लॉयमेंट का, तो फिर हम लोगों को आसानी हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के नेचर को समझने में, सेविंग्स के नेचर को समझने में एंड कंजम्पशन के नेचर को समझने में। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट में जो सबसे पहला फैक्टर है वो है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखो, इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होगा या ज़्यादा होगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट पहले होता क्या है हम लोगों को ये जानना है। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ये क्या है, तो इट रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। It refers to the expected rate of return on capital investment। मतलब जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उस इन्वेस्टमेंट में क्या रेट ऑफ रिटर्न होगा, क्या इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है, उससे आपको क्या एक्सपेक्टेड बेनिफिट मिलेगा। हम इसको मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट से डिनोट करते हैं। कैपिटल यहाँ हटा दो, बिकॉज इन्वेस्टमेंट का मतलब ही हुआ कैपिटल में एक्सपेंडिचर। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ये बतलाता है कि जो भी हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है उस एडिशनल इन्वेस्टमेंट की मदद से कितना हम लोगों को रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा एक्सपेक्टेडली, उसको हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं। MEI जो है यानी कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ये दो फैक्टर्स से डिटरमिन होता है। MEI को अफेक्ट करने वाले दो फैक्टर्स होते हैं। मतलब कैसे पता चलेगा कि हमने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है तो इससे एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें कितना मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट अगर है तो इससे हम लोगों को एक्सपेक्टेड बेनिफिट कितना मिलेगा, हम इसी को देख रहे हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट में। तो ये जो है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये दो फैक्टर से डिटरमिन किया जाता है। और दो फैक्टर में पहला है सप्लाई प्राइस। सप्लाई प्राइस जिसमें हम देखते हैं कि पहले मैं बता देती हूँ आपको दो फैक्टर कौन कौन से। एक है सप्लाई प्राइस और दूसरा है प्रोस्पेक्टिव यील्ड। ये दो फैक्टर हैं जिस पे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड सप्लाई प्राइस। तो सबसे पहले देख लेते हैं सप्लाई प्राइस क्या है। तो सप्लाई प्राइस जो होता है इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू एसेट ऑफ दैट काइंड। ठीक है, मतलब आपने किसी भी, देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सप्लाई प्राइस समझा दूं, तो आपने मशीन लिया है 10,000 रुपये का, ठीक है। वो मशीन क्या हुई, पुरानी हो गई। आपने 10,000 रुपीज़ का एक मशीन परचेज किया है और ये मशीन ओल्ड हो गई है। तो इस मशीन को अब हमने क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा, ठीक है, क्योंकि पुरानी हो गई है। तो इसी मशीन की जगह पे हमने सेम मशीन, नई मशीन फिर से खरीद ली 10,000 की। ये जो 10,000 रुपये थे हमने पुरानी मशीन को रिप्लेस करने के लिए लगाई, दिस इज द सप्लाई
price. Supply price is the cost of producing the new assets of that kind. जो asset है उसी को की तरह दूसरा जो एसेट जनरेट करते हैं और वो करने में जो भी पैसे खर्च होते हैं उसको हम सप्लाई प्राइस कहते हैं। और सप्लाई प्राइस जितना भी होगा, जो इन्वेस्टमेंट मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सप्लाई प्राइस है हमारे एग्जाम्पल में सप्लाई प्राइस कितना हो जाएगा 10,000 रुपये। ठीक उसी तरह से अगर हम प्रोस्पेक्टिव यील्ड की बात करते हैं तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड जो होता है ये क्या हो गया, तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड भी हमारा एक तरह का रिटर्न है, नेट रिटर्न होता है ये, जो कि हमारे द्वारा किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट के बदले में मिलता है। क्या मतलब है इसका, तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड रेफर्स टू द नेट रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एसेट्स ओवर इट्स लाइफ टाइम। आपने 10,000 रुपये की मशीन ले ली सपोज कीजिएगा, और उस 10,000 रुपये की मशीन को चलाने में आपके जो रनिंग एक्सपेंसेस आते हैं, सपोज करो कि वो कितने का है, वो 200 रुपये का है। प्रोस्पेक्टिव यील्ड को एग्जाम्पल से समझो। यहाँ पे मान लीजिए कि 10,000 रुपये की हमने एक मशीन ली थी। अब इस 10,000 रुपये की मशीन को खरीदने पर इसको चलाने वलाने का खर्चा, जो इसको मेंटेनेंस रनिंग कॉस्ट है, वो 2,000 रुपये है। तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड जो निकलेगा वो होगा कि कितना इन्वेस्टमेंट किया, उसमें एडिशनल कितने चार्जेस लगे, रेट ऑफ रिटर्न हमारा 8,000 का है, तो जितना ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव यील्ड आएगा उतना ही अधिक मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपेंड कर रहा है किस पे, तो सप्लाई प्राइस पे और प्रोस्पेक्टिव यील्ड पे। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है, तो देखोगे यहाँ पे यही सेम एग्जाम्पल अगर हम लेके चलते हैं तो इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ, 10,000 रुपये का। आया कितना हमारा वैल्यू, देखोगे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो डिफरेंस आया है दैट इज 8,000 और जो हमारा इन्वेस्टमेंट था 8,000 हमारा जो डिफरेंस आया है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट बराबर, तो 8,000 बाय 10,000। ठीक है, सॉल्व कर लोगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.8 और ये जो वैल्यू आया है दिस इज द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि अच्छा इनटू इसमें 100 भी होगा, इनटू 100 फॉर्मूले में ही है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 80। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 80। तो इसके अकॉर्डिंग मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8% का। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जितना ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव यील्ड उतना ही अधिक मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, जो ये पहला फैक्टर था जो इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है, आपको बस याद रखना है MEI, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर पूछा जाए ये किस पे डिपेंड करता है, तो 2 फैक्टर्स पे, एक है हमारा क्या, तो सप्लाई प्राइस, और दूसरा क्या है, तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है। और सेकंड जो है फैक्टर जिस पे सप्लाई डिपेंड करता है दैट विल बी रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फ्रॉम फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि जब हम लोन लेते हैं, बोरो करते हैं, तो बोरोइंग जो हम कर रहे हैं, जिस कॉस्ट पर हम कर रहे हैं, उसी को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। बोरोइंग का जो कॉस्ट है दैट विल बी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट जो होता है, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। चूंकि हम इन्वेस्टमेंट के साथ देखेंगे रिलेशनशिप,
कि इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट घटेगा। उधार ले रहे हो, उस पे उसका कॉस्ट महंगा होते जाएगा तो तुम इन्वेस्टमेंट कम करोगे। ठीक उसी तरह से अगर बोरोविंग करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है हमारा जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो घटेगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इस तरह से दो मेन फैक्टर्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं। पहला था मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको डिटरमिन करने के दो फैक्टर्स, सप्लाई प्राइस, प्रोस्पेक्टिव यील्ड, और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, तो इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। देखो, इसी के साथ जितने फैक्टर्स हैं कंजम्पशन, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करने वाले, हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो डिटर्मिनेशन है इनकम का, एम्प्लॉयमेंट का, आउटपुट का, इक्विलिब्रियम लेवल का, उसको हम डिटरमाइन करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट डिस्कस करेंगे, और इन्हीं की मदद से, यानी कि कंजम्पशन, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की ही मदद से हम ये इनकम एंड आउटपुट का डिटर्मिनेशन देखेंगे। तो ये जो डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक है वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, और आज के क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।